चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेस। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारा अपना YouTube चैनल CMC क्लासेस मैथ्स बाय चंदन सर में। और सभी विद्यार्थी आप इस उम्मीद से हमारे साथ जुड़ करके इस विषम परिस्थिति में पढ़ने को उतावले होंगे, है ना। और चल रहा है हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कुछ बच्चे कॉल करके मैसेज करके बता रहे थे कि सर, है ना, कुछ खामियां हैं, बट हम सारे खामियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करेंगे। और उनका कहना था कि आप उसी ऊर्जा से पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाने में तो उसी ऊर्जा को लगा रहा हूं, बट उनका कहना था दूसरे तरीके में कि आपका जो अंदाज है ना, जैसे कुछ शेर बोलना वगैरह वगैरह, तो चिंता नहीं कीजिए, हम बीच बीच में आपको ऐसा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए और चलते हैं आगे का क्वेश्चन करते हैं। चल रहा था रेशियो प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम्स क्लास, और प्रॉब्लम्स क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस बता चुके हैं और आगे हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें लैटेंट पैटेंट सारे सवाल होंगे। तो सवाल लिखना चालू करते हैं। सवाल है आपका, ए और बी की आय का अनुपात सर 5:7 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः क्रमशः 4,000 रुपए और 5,000 रुपए बचाते हैं। इधर तो कोई इशू नहीं है ना। 4,000 रुपए और 5,000 रुपए बचाते हैं यदि ए का व्यय बी के व्यय का व्यय माने खर्च एक्सपेंडिचर बी के व्यय का 66.3% हो, 66.2/3% हो, तो ए और बी की कुल आय है। तो ए और बी की कुल आय है। आपके ऑप्शन से 28,800, $26,400, और 25,200। और लास्ट है 24,000। तो जनाब, इस सवाल को बनाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा आपको बताया गया है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो इससे ऐसे सवाल हम लोग और भी किए हैं, बट थोड़े परसेंटेज लगे हुए सवाल या कुछ भी अलग थोड़ा सा है, तो मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चंस बताऊं जिससे आपको प्रॉब्लम्स जरा भी नहीं हो। ए और बी की आय का रेशियो, आय का इंग्लिश में कहा जाता है इनकम। तो इनकम की रेशियो ए और बी का है जनाब 5:7। आपके पास रियल वैल्यू दे रखा है किस रूप में, तो दे रखा है सेविंग के रूप में, तो नीचे लिख देंगे सेविंग। ए बचाता है 4,000 और बी बचाता है 5,000। और अलग से एक लैंग्वेज है जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, जो खर्च है, वो बी के खर्च का माने गुना 66.2/3%। जिसको तोड़िएगा तो 200/300% आएगा। 200/3% आएगा, उसके बदले 100 आ गया। यानी इसका रेशियो वैल्यू देखा जाए तो 2/3 होगा। तो यहां से A/B का जो एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशन आएगा 2:3 आएगा। यानी अगर हम बात करें खर्च का रेशियो
तो अगर इसका परसेंटेज में वैल्यू पता होता कि इसका वैल्यू हो जाता है 2/3, तो a क्या है, b का 2/3 है, इसका मतलब a रेशियो b जो एक्सपेंडिचर के रूप में आएगा वो 2:3 आएगा। उसके बाद करना कुछ नहीं है जनाब, क्रॉस गुना करते हैं, 5 या 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 चला गया, एक रेशियो की वैल्यू, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, 5 दूनी 10,000 और 4 दिया 12,000, तो 10,000 और 12,000 डिफरेंस कितना आया, 1 बराबर 2,000। रेशियो 1 की वैल्यू आया 2,000 जनाब, तो दोनों मिलकर के कितना इनकम करेगा, a करेगा 5, b करेगा 7, वैल्यू होगी 12, तो एक रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 7, 5, 12 की वैल्यू 1 का 12 टाइम हुआ, तो इधर भी 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। इस प्रकार से हमारे सवाल का उत्तर a और b दोनों मिलकर कितना रुपया आय करते हैं, तो 24,000 रुपए करते हैं। उम्मीद करते हैं ये तरीका बहुत ही यूनिक है और इसी वे में क्वेश्चन बनता है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, अच्छे तरीके से डील करना है। एक बात फिर हम बोल रहे हैं कि a और b के बारे में पूछता है, स्टार्ट रेशियो के बारे में, तो इनकम ही यहाँ से निकाला सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनकम को ऊपर किया है। अगर कल को एक्सपेंडिचर को ऊपर कर दे तो एक्सपेंडिचर निकलेगा, नीचे वाला नहीं निकलेगा। 1 बराबर 2,000, तो 2 बराबर हम नहीं कहेंगे 4,000, वरना आप चेक कर सकते हो, 1 बराबर 2,000 है तो 5 बराबर 10,000, यानी 10,000 रुपए a क्या करता है, कमाता है, जिसमें 4,000 बचाता है, तो 10,000 कमा के 4,000 बचाएगा तो 6,000 खर्च करे। अब 1 बराबर 2,000 है जी, तो 2 बराबर तो 4,000 आ जाता था, तो गुना करके यहाँ से डायरेक्टली नहीं ला सकते, यानी जो भी हम कार्य करके ला सकते हैं वो इनिशियल रेशियो से ला सकते हैं, सेकंड वाले रेशियो से कुछ नहीं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि खर्च निकालिए तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, वरना निकालना कहाँ दिक्कत है। 1 बराबर 2,000 तो 5 बराबर 10,000, और 10,000 में 4,000 रुपये बचाता है, इसका मतलब 6,000 रुपये खर्च कर। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे सवालों को आप करिए, समझिए बढ़िया से और प्रैक्टिस में रहिए, ताकि कभी भी ऐसे सवाल पूछे जाएं, और पूछे जाते ही हैं तो दिक्कत आपको नहीं हो। चलिए नेक्स्ट एक और ऐसा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन से a और b की आय का अनुपात 5:7 है। इसमें अगला कर दीजिए 3:5 है। a और b का आय का अनुपात है 3:5। लिखा है a और b क्रमशः, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4:7 है। a और b की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4:7 है। व्यय माने खर्च, एक्सपेंडिचर, क्रमशः 4:7 है। 4:7 है। यदि a और b क्रमशः क्रमशः 16,000 रुपए और 26,000 रुपए की बचत करते हैं, ₹26,000 की बचत करते हैं, तो उनके व्यय के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो उनके व्यय के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। किसके बीच निकालना है जनाब? व्यय के बीच अंतर। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछे उसको थोड़ा केयर करना है, कैसे हम इसको करें। तो उनके व्यय के बीच अंतर ज्ञात करना है और ऑप्शंस है
6800, 5400, 5000, 6000। चलिए जनाब, तो सवाल इसको भी हम उस तरीके से करेंगे, बट थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि हमको निकालना क्या है। तो व्यय के बीच अंतर जो निकालना हो उसको ध्यान रखिए, पहले लिखें, यानी एक्सपेंडिचर को कहीं ना कहीं हम अपर में लिखेंगे, ऊपर में। तो एक्सपेंडिचर के रेशियो, व्यय की रेशियो, खर्च की रेशियो है कितना, 4:7। तब हम लोग इनकम लिखेंगे। इनकम है क्या, 3:5। और तब सेविंग लिखेंगे जनाब। देखिए यहां एक्सपेंडिचर से इनकम घट रहा है, नेगेटिव आना चाहिए, तो दोनों नेगेटिव में आएगा तो फिर तो खत्म हो गया, यानी किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेविंग की बात करें तो 16,000 और 26,000 दे रखा जी, मतलब कि यहां रेशियो नहीं होता ना। अब करेंगे हम लोग 5 चौके 20, 7 तिया 21, 21 और 20 की डिफरेंस 1 का, 26 तिया 78 और 16 बचे 80, तो 80,000 78,000 डिफरेंस आया 2,000, 1 बराबर 2,000। दोनों के बीच अंतर, कैसका अंतर, एक्सपेंडिचर का। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रेशियो से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या एक्सपेंडिचर ए के बारे में कितना खर्च किया, बी के बारे में कितना खर्च किया, दोनों के खर्च का अंतर क्या है, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर। अब है कि कभी भी इनकम पूछते हैं तो हम अगर जिस तरीके से चले हैं तो निकल सकेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में, 1 बराबर 2,000, दोनों के बीच व्यय का अंतर, अंदर है कितना बच्चों, तो 1 बराबर 2,000 तो 3 बराबर 6। इस सवाल का आंसर है क्या, डी। अब जरा चलते हैं, अगर कुछ और पूछता है, अगर 1 बराबर 2,000 है बच्चों, 4 बराबर 8,000, कोई व्यक्ति 8,000 रुपए क्या करता है, खर्च करता है, 16,000 रुपए बचाता है, यानी 24,000 रुपए कमाता है। 3 से गुना करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, 1 बचेगा। तो थोड़ा सा क्लियर करना इस बात को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी फर्ड पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य पार्क में एंट्री मतलब प्रवेश, किसी फन पार्क के एंट्री टिकट का मूल्य 7 अनुपात मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में
जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आई। अनुपात में 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन रुपयों में होने वाला नया कलेक्शन रुपयों में प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन रुपयों में कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए ₹2,27,500 का कलेक्शन होता था। का कलेक्शन तो यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन 2,27,500 रुपए का कलेक्शन होता था। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं ₹2,37,500, ₹2,47,500, ₹2,32,500 और 2,42,500। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहने का मीनिंग क्या था। देखिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगर आप इसके लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो कभी परिस्थितियां नहीं घबराएंगी। किसी फन पार्क यानी किसी पार्क में एंट्री के लिए टिकट का मूल्य जो है पहले और अब, पहले 7 रुपया एंट्री टिकट लगता था, अब 9 रुपए लग रहे हैं। बिल्कुल बढ़ गया है, 7 से 9 होना बढ़ना बता रहा है, जिसके कारण ग्राहक नंबर ऑफ कस्टमर जो है ना घूमने वाले लोग हैं, वो ग्राहकों की संख्या पहले 13 लोग जाया करते थे, कुछ लोग कम गए, अब कम लोग जाएंगे, टिकट का रेट बढ़ा दें भी यार तो कमेगा, बिकने वाले कम जाएंगे, तो 13 से 11 हो गए, कमी आई, रेशियो घट गया, कमी आई, रेशियो बढ़ गया, बढ़ गया। अब बताइए कि पहले अगर एक एंट्री टिकट 7 रुपए का था और 13 लोग जाया करते थे तो इनकम कितना होता होगा? 13 से 91। ओके, अब 11 लोग जा रहे हैं, 9 रुपए एंट्री टिकट है तो 99। अब कह रहा है क्या कि प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन रुपए में कितना होगा? नया कलेक्शन यानी आपका कलेक्शन ये है, कितना होगा? यदि कीमत बढ़ने के पहले यानी पहले वाला में कितना कलेक्शन होता था? 2,27,500। यानी कि हम कह सकते हैं कि 227,500 जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 91 को। यानी ये वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 91 का वैल्यू है पहले वाले।
और अब कितना होगा तो 99 से गुना कर, ठीक है। तो अब जो भी होगा वो 99 मतलब कि 11 और 9 का मल्टीपल होगा। 99 मतलब क्या है, 11 और 9 का मल्टीपल। तो पहले तो 9 वाले को चेक करें, तो 5 4 9 2 2 4 खत्म हो गया, 3 2 5 2 7 5 12 ये भी खत्म हो गया। अब देखिए 4 2 6 7 13 और 5 18, इसमें चांस है। अच्छा गिराओ, 2 7 0 4 5 0। तो देखिए ऑड और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है, ऑड और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है उसका डिफरेंस यदि अगर ऐड, पहले ऑड और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है उसका सम कीजिए, ऑड वाले प्लेसेस के सारे डिजिट का सम, इवन वाले प्लेसेस के सारे डिजिट का सम, और दोनों के बीच फिर एंट्री डिफरेंस निकालिए। अगर वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से कट जाएगा। तो ये तो 9 की वजह से सही आंसर होने का चांस है, हो सकता है ये भी ना हो जाए, लेकिन नहीं, 7 2 9 5 3 8 खत्म हो गया, मैंने एक ही ऑप्शन पिक कर रहा है। तो ये तो 9 से भी कट रहा है 11 से। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दो ऑप्शंस जो है 9 से कटता है, 11 वाले को चेक करते हैं, वो बताया मैंने। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2,47,500। कट करके बता देते हैं, 91 तिया ज्यादा हो जाएगा, 91 दूना 182, 91 दूना 182, और बचा कितना, 18 उधर बचा, 27 इधर बचा, तो 27 और 18, 27 और 35 और 10 45, और 5 और बचे दोस्तों, तो 91 25 कट ही जाता है, यानी कि 2500 मरते कटना तय हो गया। अब देखिए अगर 2500 को हम अगर गुना कर दे किससे, 100 से, और 2500 घटा दें, तो 2500 को 100 से गुना करेंगे तो 25,000 आएगा। देखिए 2500 को 100 से गुना करिएगा तो 4 गुना हो जाएगा, 2,50,000, और उसमें से 2500 घटा देंगे तो 50,000 में से 2500 घटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 47,500। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस लेवल के क्वेश्चंस आते भी हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस तरह के सवालों को कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, युद्ध से पहले किसी सेना में मिलता लगता है चौथा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, चौथा। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात, टैंक और प्लेन का अनुपात, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए।
1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए तथा टैंक और प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या, अब आप खुद देखिए कि क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि शायद ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से बनने वाला है। अब आपके ऑप्शन से 2000, 1000, 3000 और 4000। 2000, 1000, 3000 और है बच्चों 4000। चलिए चलते हैं, एक तरफ लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे आगे। देखिए आपका प्रैक्टिस खुद हो जाएगा, अच्छे अच्छे सवाल करवाएंगे, प्रैक्टिस खुद हो जाएगा। युद्ध से पहले और युद्ध के बाद यानी आगे क्या दो मैटर कर रहा है, एक टैंक के बारे में कर रहा है और एक प्लेन के। तो टैंक और प्लेन का रेशियो 5:3 था। युद्ध के दौरान जब युद्ध हुआ तो 1000 टैंक नष्ट हुए और 800 प्लेन भी नष्ट हो गए, और अब इसका रेशियो जाकर हो गया 2:1। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को एहसास करना होगा कि रेशियो जो है उसमें कब क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, ये प्रैक्टिस से पॉसिबल होगा। अब बताइए कि देखने से स्पष्ट लग रहा था कि पहले का रेशियो था, आपका रेशियो था, दोनों में कुछ कमी है, कुछ वृद्धि हुई है, बस मुद्दा का तो हमेशा लगेगा। तैयार है? 5 1 जा 5, 2 3 जा 6 और 6 का 5 से डिफरेंस करेंगे 1। 8 दूनी का 1600 और 1000, 1000 और 1600 का डिफरेंस कितना आ गया? 600। एक की वैल्यू 600 है। तो कहता है युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? आप गुना मत 5 से करके ले लीजिए। हाँ, इस रेशियो को ऊपर कर दें तो निकल जाता, लेकिन नहीं भी किए तो कोई तकलीफ नहीं है। अब युद्ध के बाद टैंक की संख्या पूछ रहा है तो 2 से गुना करके नहीं निकाल लेंगे। आप खुद देखिए, हमने बोला है कि जो भी निकालना है फ्रंट रेशियो से जो भी निकलेगा, तो 1 बराबर 600 तो 5 बराबर कितना होगा? क्योंकि युद्ध के बाद टैंक की संख्या पूछ रहा है, टैंक फ्रंट में है, पहले है, तो 600 पचे 3000, 600 पचे 3000 गुण। अब युद्ध के पहले जो था वो टैंक की संख्या 3000 था, और जब युद्ध हुआ तो 1000 नष्ट हो गए, तो 3000 में 1000 नष्ट हो गया, इसका मतलब अब है कितना? 2000। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगा बच्चों? 2000। कोई आपत्ति किसी को? नहीं। तो सेम तरह का सवाल था। नेक्स्ट चलिए, अगला है बंटी के मिठाई के डिब्बे में
बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज, कैंडीज कैंडीज और चिंगम्स, कैंडीज और चिंगम्स का अनुपात, कैंडीज और चिंगम्स का अनुपात। बंटी के मिठाई के डब्बे में कैंडीज और चिंगम्स का अनुपात 7:13 है। सात अनुपात 13 है। उसके 8 कैंडीज, उसके 8 कैंडीज और 11 चिंगम्स। और 11 चिंगम्स। आठ कैंडीज और 11 च्युइंग गम्स खा लेने के बाद अनुपात, खा लेने के बाद अनुपात 1:2 हो जाता है। एक 1:2 हो जाता है। तो उसके पास अब कितनी कैंडीज बची होंगी? कैंडीज बची, देखिए बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और चिंगम्स, मान लो 80 से कैंडीज, और चिंगम्स, ये मान लिया जाए। इसके रेशियो स्टार्ट में यानी पहले शुरुआत में 7:13 है। उसने 8 कैंडीज और 11 चिंगम्स खा गए। तो नाउ अब जो रेशियो है उनका हो गया 1:2। तो दिखता है कि इस क्वेश्चन में लगेगा क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। इसके ऑप्शन से 65, 35, 54, 27। 65, 35, 54 और 27। बच्चों एक बात ध्यान देंगे, तो उसके बाद अब कितनी कैंडीज बची होंगी ये लिखा। यानी कहने का मतलब आपकी कैंडीज की रेशियो इसको ऊपर करके बना सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 7 दूनी 14, 13 एकम 13, 14 से 13 गया 1, 11 एकम 11, 8 दूनी 16। तो 16 से 11 चला गया बच्चों, तो 6 हुआ क्या? 6 हुआ क्या? 1 बराबर 6 हुआ, तो 7 बराबर कितना होगा? यानी उसके पास शुरुआत में 42 कैंडीज थे, 8 खा गए।
कैंडीज और चिंगम्स का रेशियो 7:13 है। उसने 8 कैंडीज खाए और 11 चिंगम्स खाए, तो खा लेने के बाद अनुपात 1:2 हो जाता है। उसके पास अब कितनी कैंडीज बची होंगी? 7 दूनी 14, 13 एकम 13, 14 13 डिफरेंस 1, 11 16। एक बराबर 5 है ना, घट करके 2 लिखा हमने। 11 एकम 11, 8 दूनी 16, 16 में से 11 गया 5 होता है। 1 बराबर 7, तो 7 बराबर कितना होगा? 35। अब बच्चों 35 कब था? शुरुआत में था ग्रुप 8, उस बच्चे ने खा लिया, तो अब कितना बचा? 35 माइनस 8 इज इक्वल टू 27। ऐसा 35 होना है। चलिए नेक्स्ट चला जाए। नेक्स्ट है ऐसे टाइप के सवाल तो बताए हैं, बट थोड़े और एक दो बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा भी नहीं हो। यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात, यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात, यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था, 14:25, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? पहले ही क्वेश्चन आस्क कर दिया। तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने जाते, और 10 लोग कम चुने जाते, और 10 लोग कम चुने जाते, तो चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात तो चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात
तो चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 3:5 रहा होता। आपके ऑप्शंस हैं 195, 195, उसके बाद 205, 185, 175, 205, 185, 175। तो चलिए बच्चों, SEL selected और UNSEL unselected and T for total, ये आपका सॉल्यूशन होने जा रहा है। तो पहले जो था वो टोटल चुने गए और ना चुने गए का रेशियो था 14:25, मिला के होता है 39। देखिए आपसे तो पूछा है कि यदि तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उम्मीदवार ने शुरुआत में जो आवेदन किया था वो 39 का मल्टीपल होना चाहिए, 13 का मल्टीपल। 13 कम 13, बाकी बचा 75, 13 से नहीं कटता। 13 कम 13, 5 पर 5 पर नहीं कटता। 13 कम 13, 45 नहीं कटता। 13 से 1 ही कटता है। 13 कम 13, बाकी बचा 6 और 13 बचे 65। सब ऐसी बनाइए, डिटेल बनाइए। तो 14, 25, 39 हो जाता है। अब रेशियो क्या हो गया है? 3:5। किसका? चुना और ना चुना। टोटल हुए कितने? 8। देखिए कि एक्सपेरिमेंट किसमें हुआ है, घटनाएं किसमें घटी हैं। तो 35 कम लोगों ने आवेदन किया, यहां -35, और 10 लोग कम चुने गए, इससे कोई लेना देना नहीं। अब दोनों में नेगेटिव हुआ तो साइन को लेकर टेंशन फ्री। हाँ, एक में नेगेटिव होता है, एक में पॉजिटिव, तब जो गैप आता है उन दोनों को ऐड करें। 39 तिया 30 तिया 90, 9 तिया 27, 117। 14 × 112, 112 और 117 का डिफरेंस कितना का है बच्चों? 5। 8 दहा का है 80, 35 तिया 105। तो आप सोचिए कि 105, 80 से 105 बनाना है, 20 उधर चाहिए, 5 उधर और 25, यानी 5 की वैल्यू 25 है, जो कि इसका 5 टाइम है। हमें निकालना है शुरुआत में कितने लोगों ने आवेदन किया था, 39 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका अगर 5 टाइम रियल वैल्यू है तो इसका भी 5 टाइम होगा, और 30 बचे 150, 9 बचे 45, 195 लोगों ने टोटल स्टार्ट में आवेदन किया। क्या बोलती? ऐसा सवाल पिछले बार बताया था, लेकिन हम 1-2 सवाल इसलिए करवा दे रहे हैं इससे ज्यादा, ताकि आपको प्रॉब्लम जरा भी नहीं, एकदम बिल्कुल आप बस एक बार पढ़े और समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6 की बात। और इस बार बिल्कुल एकदम लास्ट तक होगा, जितना नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा होगा। देखिए मुझे तो ऐसे सवाल बताया तो फिर कर लेते हैं 7। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात। कैप्टन और सिपाहियों, सिपाहियों का अनुपात। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान
25 कैप्टन और 100 सिपाही। कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। शहीद हुए। शहीद हुए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या देखिए सेम तरह का सवाल है। 250, 200, 150, 100। पहले क्या था? कैप्टन और पुलिस सिपाही, उनके रेशियो है 2:7। कैप्टन 25 को शहीद हो गए और सिपाही हमारे शहीद हुए 100। तो 25 हमारे कप्तान शहीद हुए और 100 सिपाही शहीद हुए। और अब जो है इस प्रकार से इनका रेशियो हो गया 3:10। 10 दूनी 20 हो गए और 7 दिया 21 हुए। घट करके कितना आया बच्चों? 1। 100 दिया 300, इधर है बच्चों 250। 300 250 का डिफरेंस कितना है? 1 बराबर 50 आया। तो युद्ध के बाद सिपाही हम क्या करेंगे? तो उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 1 बराबर 50 तो 2 बराबर 100। यानी कि पहले वो सिपाही निकालना है ना, सिपाही। तो 1 बराबर 50 तो 7 बराबर 350। 5 सते 35 होता है गुरु। तो 350 सिपाही थे। 350 सिपाही थे और 100 है ना युद्ध में शहीद हुए। तो उसके बाद सिपाही हमारे कितने बचे? उसके बाद जो सिपाही हमारे बचे हैं वो बचे कितने? 350 से 100 शहीद हो गए, है ना। इनके शहीद होने के बाद 100 शहीद हुए, उसके बाद कितने बचे? 250। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या हुई? 250। कुछ भी पूछेगा आप यहाँ के बाद निकाल लेंगे।
चलिए नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं, और बाकी लड़के हैं, तो 9 में से 4 गया, 5/9 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/5 लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 5/12 और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या, यदि 12 वर्ष से कम आयु के, यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, 480 है, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का संख्या का 5/18 के बराबर होगा। ऑप्शंस आपके हैं 240, 315, 240, 315, 225, 270। देखिए जो भी आपको वैल्यू होना चाहिए वो 5/18 मतलब 18 का मल्टीपल होने के साथ साथ 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 18 से कट जाने वाला होना चाहिए, है ना, जो यहाँ पर वैल्यू होगा। जैसे कहीं ना कहीं वैल्यू मान लीजिए x रहा होगा कुल छात्र, तो इसका इतना भाग यही वैल्यू देगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू रहा होगा वो क्या होगा, x या y रहा होगा। तो वो जो वैल्यू रहा होगा वो 5 से कटने वाला रहा होगा,
5 से 5 का मल्टीपल रहा होगा 18 का। खैर पहले चलिए ऐसे ही बन जाएगा। ध्यान दीजिए, एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, यानी टोटल कितने हैं 9, जिसमें लड़की कितनी है 4 और लड़के कितने हैं 5, क्योंकि 9 में से 4 लड़कियां हैं तो 5 लड़के होंगे। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए, सीधे आप रियल वैल्यू पर ध्यान दीजिए। यह है छात्रों की संख्या, मतलब नो ऑब्जेक्शन, लड़का और लड़की दोनों मिला करके, लड़का और लड़की दोनों मिला करके क्या है 480। वैसे विद्यार्थी जो 12 वर्ष से कम है तो जनाब हमको तो टेंशन ही नहीं लेना है। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम हो, तो लड़कों की संख्या 5 है, इसका 3/5 करेंगे। ओके है कि नहीं? और आगे क्या करेंगे सो सुनिए। लड़कों की संख्या का 3/5 जो है वो 12 वर्ष से कम है, और लड़कियों की संख्या का 5/12 जो है वो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। तो कहीं ना कहीं ये उसके बराबर आयु के हैं या तो उससे अधिक आयु के हैं। तो 5/12 है, तो 12 में से 5 गया, जो 7/12 होगा वो कैसा होगा सो बता दीजिए। तो वो जो भी होगा वो 12 वर्ष से कम होगा, क्योंकि 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। तो बाकी जो लड़कियां होंगी वो 12 वर्ष से कम या 12 वर्ष के, ये 12 वर्ष से कम ही नहीं होंगी, क्योंकि ये तो उसके बराबर का है या तो उससे अधिक है। अब ये दोनों मिला करके ही वैल्यू कितना दे रखा है 480। ये तो इससे कट जाएगा 4 तिया 12, देखिए क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 7 16, 3 तिया 9 9 7 16, तो 16/3 का वैल्यू दे रखा है 480। 16/3 का वैल्यू कितना है 480, तो 16 तिया 48, 1/3 का वैल्यू 30, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 तिया 90 होगा ना। आप फिर से समझ लेंगे, 1/3 का वैल्यू 30 हुआ तो 3 भागा चला गया गुना में 1 बराबर 90 हुआ, तो 9 बराबर कितना होगा 1 बराबर 90 हुआ, तो 9 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 90। लेकिन हमको ये तो टोटल निकला, और टोटल का कैसा निकालना है 5/18, इसका 5/18 कर दो, तो 18 बचे 90, आपका बचे 25, 25 नंबर 225, 225 कहाँ है सी ऑप्शन। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या कहना है। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं, यानी 9 छात्र में 4 लड़की हैं और 5 लड़के, बाकी लड़के। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। हमारा रियल वैल्यू जो कह रहा है 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है। छात्र मतलब कि लड़का लड़की दो मिला के, तो पहले लड़कों को निकाल लिया, तो लड़का तो स्पष्ट कह रहा था 3/5 है जो 12 वर्ष से कम है। लड़कियों के बारे में बोला कि 5/12 जो है उसके बराबर आयु के है, यानी 12 के हैं, या तो 12 वर्ष से अधिक है, यानी बाकी जो 7/12 होगा जनाब वो क्या होगा उससे कम आयु के होंगे। तो ये लड़कियां हो गई जो 12 वर्ष के कम थे, ये लड़के हो गए जो 12 वर्ष के कम थे। इसी का वैल्यू 480 था। इसको मैंने कट किया, 4 दिया 12, ये 5 से 5 कट गया, आप एलसीएम लेना आसान है जनाब। 7/3 प्लस आप 3 का एलसीएम लेंगे, इधर कर लें दिख दिया होगा 7/3 प्लस 3, तो 3 तिया 9 और 7 16/3, बस यही तो किया मैंने। तो 16/3 की वैल्यू 480 है, 16 तिया 48, 1 की वैल्यू 30 हुई, भागा में था गुना चल गया, 1 की वैल्यू 90 हो गई, तो 9 की वैल्यू 9 गुना 90, और इसका 5/18 करना है बॉस। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हमने आज 8 सवाल बताया लगा, ये 8 जो भी सवाल थे सारे, अधिकांश क्वेश्चन तो क्रॉस प्रोडक्ट में था, लेकिन जो सवाल थे वो सारे अपर लेवल के सवाल थे और अच्छे अच्छे सवाल थे, एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल थे। तो हम लोग ऐसे ही सवाल हमेशा करते रहेंगे और इसी ऊर्जा के साथ हमेशा लगे रहेंगे। आप सभी बच्चों से बस एक ही अपील है कि आप एजुकेशन को
जो हम दे पा रहे हैं किस तरीके से आप गेन कर पा रहे हैं और किस तरह का मन में मतलब लग रहा है, कमेंट करके आप शेयर करके बताइए। दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमें कैसा लग रहा है, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या कमी, क्या ये दिख रहा है। तो मैं चंदन सर लेता हूं आपसे विदा, फिर अगले वीडियो में आपको आगे की कुछ प्रॉब्लम्स क्लास कराएंगे। अभी द इंड नहीं हुआ है रेशिएट प्रोपोर्शन बहुत सारा अभी क्वेश्चंस है, हम बिल्कुल जीरो से लेकर के लास्ट तक करेंगे, इन्फिनिटी तक करेंगे, ताकि कम से कम ऐसा हो कि क्वेश्चंस जो लेटेंट या पैटेंट कोई भी एग्जाम दिया जाए, चाहे सीजीएल सीपीओ कोई भी हो, उसमें आप अच्छे से बना पाए, तकलीफें नहीं हो आपको। तो ठीक है, गुड नाइट, बाय, और आप लगे रहिए इसी प्रकार से।